गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर सुमित्रानंदन पंत जी इसके कवि हैं और ग्रामश्री कविता। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का भाग 3 का अर्थ मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। भाग 1 और 2 का अर्थ पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। कृपया आप ध्यान से सुने। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। विद्यार्थी मित्रों, कवि सुमित्रानंदन पंत जी गंगा जी के किनारे रेती की सुंदरता को देखते हुए उसका बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कवि पंत जी कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा जी के किनारे जो सतरंगी रेती दिखाई दे रही है, यह ऐसा लगता है कि बालू, यह रेती सांपों के आने जाने के रास्ते के समान बनी हुई है। यह रेती का जो रास्ता बना हुआ है वह सांपों के आने जाने के रास्ते के समान अंकित है और सुशोभित हो रहा है। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान दीजिए, जब सांप चलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलते हैं। इस तरह से जब गंगा जी की तेज धार के बहाव से जो भी पर्वतों से लाई गई मिट्टी या मैदानी भागों से लाई गई मिट्टी होती है, उनमें से जो रेती का कण निकलता है, जब गंगा जी के किनारे बैठता है तो वह सांपों के आने जाने के टेढ़े मेढ़े रास्ते के समान वहाँ पे बैठ जाता है और बहुत ही सुशोभित होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान दें, शाब्दिक अर्थ जो आपको लिखना है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। गंगा जी के किनारे जो सतरंगी रेती दिखाई दे रही है वह सांपों के आने जाने के रास्ते के समान बनी हुई है और सुशोभित हो रही है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। विद्यार्थी मित्रों, गंगा जी के किनारे तरबूज की खेती होती है। गंगा जी के किनारे तरबूज की खेती के सुरक्षा के लिए वहाँ पे सरपत से छाई गई छावनी बनाई गई है, सरपत से छाई गई झोपड़े बनाए गए हैं। सुंदर लगती, वे बहुत ही सुशोभित लगते हैं। पंत जी कहते हैं, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। गंगा जी के किनारे पानी में बैठे हुए बगुले जब अपने सिर को खजुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वे अपनी कलगी को कंघी कर रहे हैं, अपनी कलगी को कंघी से संवार रहे हैं, अर्थात कलगी पे जो भी बाल उनका है उसे कंघी से सुशोभित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। लास्ट 2 लाइन विद्यार्थी मित्रों विशेष ध्यान दीजिए। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। जल के अंदर सुरखाब पक्षी तैर रहे हैं। पुलिन माने किनारा, पुलिन पर अर्थात किनारे पर, गंगा जी के किनारे पर मगरौठी रहती सोई। ये मगरौठी जो है यह सोई हुई है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों कि पानी में सुरखाब पक्षी तैर रहे हैं और किनारे पर मुर्गाबी, मगरौठी एक मुर्गाबी पक्षी है जो कि किनारे पर रहती है और वो गंगा जी के किनारे सोई हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, सुमित्रानंदन पंत जी की ग्रामश्री कविता के भाग 3 का पहला भाग मैंने आपको अर्थ बता दिया, यह आपको समझ में आ गया है। इसके बाद लास्ट भाग है, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। भागी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बों सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत।
निज शोभा से हरता जन मन। विद्यार्थी मित्रों ध्यान दीजिए, लास्ट पंक्ति है पंत जी की, हंसमुख हरियाली हिम आतप। हिम माने बर्फ। यह इस पंक्ति में कवि सुमित्रानंद पंत जी गांव की सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं यह गांव बहुत ही हंसमुख दिखता है, हंसमुख हरियाली के समान दिखता है। यह हंसमुख हरियाली कैसी है? हिम आतप, बर्फ से ढकी हुई। हरियाली पर सर्दी की धूप पड़ती है, यह बर्फ से ढकी हुई है। सुख से अलसाए से सोए और लगता है कि हरियाली हंस रही है, और सर्दी की धूप चमकने लगती है और हरियाली उस पर आलस करके सो गई है। ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों, हंसमुख हरियाली पर सर्दी की धूप पड़ती है और ऐसा लगता है कि यह हरियाली हंस रही है, और सर्दी की धूप चमकने ही लगती है, हरियाली आलस करके उस पर सो रही है। भीगी अधियाली में निशी की चारों ओर की चमक फीकी पड़ गई है, वे सपनों में खोए गए हैं, और सुंदर गांव पन्ना नामक मोतियों से भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, भीगी अधियाली में निशी सी तारक स्वप्न में खोए हुए हैं, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। यह हरियाली जो है रात्रि में फीकी पड़ गई है, तारक स्वप्न में आलस करके सो गए हैं, और मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। और यह जो गांव है, मरकत एक रत्न का नाम है, पन्ना नामक रत्न को मरकत कहते हैं। यह बहुत ही सुशोभित होता है। तो मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, यह जो गांव है वो पन्ना नामक रत्न के डिब्बे जैसे सुशोभित हो रहा है, जिस पर नीलम नभ का आच्छादन, जैसे पन्ना नामक रत्न से नीलम नामक रत्न का आच्छादन कर दिया जाए, जिस तरह से सुशोभित होता है, ठीक उसी तरह से यह गांव पन्ना नामक रत्न की डिब्बे जैसा सुशोभित हो रहा है, और उसके ऊपर यह जो नीला आकाश है वह नीलम रत्न के समान जड़ित हो गया है। विद्यार्थी मित्रों लास्ट 2 लाइन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से रहता जनमन। निरूपम, सर्दी के अंत के साथ एक कोमल सुखद शांति छाई हुई है। निरूपम हिमांत, हिमांत माने हिम का अंत, हिम धन अंत बराबर हिमांत, तो सर्दी के अंत का भाग है हिमांत। तो सर्दी के अंत में जो सुंदरता छाई हुई होती है, कवि ने उसे निरूपम कहा। निरूपम बहुत अच्छी सुंदरता। तो निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, तो सर्दी के अंत के साथ एक कोमल सुखद शांति छाई हुई है, जिस शोभा से रहता जन मन, और निज शोभा से रहता हरता जनमन, और उसकी शोभा देख करके लोगों का मन जो है हरण हो जाता है, अर्थात लोगों के मन उसकी शोभा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सुमित्रानंद पंत जी के ग्रामश्री का ये भाग 3 का जो अंतिम भाग था उसका अर्थ हमने आपको समझा दिया। यह आप अपनी नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। बाकी इसका जो प्रश्न उत्तर है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।